लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई पढ़ रहे थे अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट आएगा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो इसमें लिखूं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड are more soluble ionic compound are more soluble in polar solvent like water, in polar solvent like water. Why? Covalent compound, covalent oblique organic compound, organic compound are more soluble in organic solvent. Are more soluble in organic solvent like CCl4, CS2, C6H6 etc. ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट वाटर में सॉल्युबल होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? कोवलेंट। तो वो किस में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इसमें फर्स्ट केस आता है, इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, तो अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा? दैट इज 2n। यहां n क्या होता है? नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम और नंबर ऑफ जीआई सेंटर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सेंटर। आपको याद है क्या जीआई सेंटर कौन कौन से थे? RRS, एल्कीन था, है ना, एजो था, ऑक्साइम था, साइक्लोएल्केन था और साइक्लोएल्कीन था, है ना। तो वो सारे के सारे, ये पहला तो है कि नंबर, अगर मॉलिक्यूल
अनसिमेट्रिकल है। फिर केस सेकंड, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। अगर अब कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ जीआई कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीआई आ जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर q-1, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर q-1। ठीक है। फिर इसमें दो केस है, इफ n इज इवन और b इफ n इज ओड। तो यहां q क्या हो जाएगा, n/2, और यहां q आ जाएगा n+1/2। n पता है ना अपन को क्या है, वही जीआई सेंटर। तो q क्या हो जाएगा, देखो अगर n इवन है तो इवन में तो 2 का डिवाइड हो ही जाता है, तो इसलिए अपन ने q क्या बोल दिया, n/2, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। और अगर ओड है तो उसमें 2 का डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए उसमें 1 ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, फिर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ जीआई, फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1, CH3CH डबल बॉन्ड CH हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अपन इसे 20 से डिवाइड करें तो क्या दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है क्या? आप इसको यहां से डिवाइड कर लो और अब दोनों साइड चेक कर लो सब कुछ सेम है क्या? सेम है ना बेटा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो आप मुझे बताएंगे इसमें जीआई सेंटर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। एक तो ये रहा एल्कीन जीआई सेंटर, एक ये रहा एल्कीन जीआई सेंटर, और एक ये रहा एल्कीन जीआई सेंटर। तीनों जीआई सेंटर है, तीनों के रेस्पेक्ट में जो जीआई पॉसिबल है। कंडीशन तो पता ही है ना आपको, हर sp2 कार्बन पे दो, sp2 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा, 3। तो नंबर ऑफ जीआई कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर q-1। q क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 2। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 2-1, ये आ जाएगा 6। नोट कर लो बेटा। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो अगला वाला ट्राई करें आप।
अरे अभी तक नहीं आया क्या? कैसे लोगे यार? 4 आएगा ना, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसमें डबल बॉन्ड के इधर मिथाइल है, उसमें डबल बॉन्ड के उधर इथाइल है बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो एन क्या हो जाएगा इसका? एन आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ जी आई कितना आ जाएगा? सिंपल, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 2 की पावर एन, 2 की पावर 2, यह आ जाएगा 4। आप चाहो तो थोड़ा सा फील भी ले सकते हो कि 4 हुआ कैसे। इसमें पहला वाला शेष हो जाए, सेकंड के रेस्पेक्ट में भी शेष हो जाए। पहला वाला शेष हो जाए, सेकंड के रेस्पेक्ट में ट्रांस हो जाए। पहला वाला इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस हो जाए, उसके रेस्पेक्ट में शेष हो जाए, और लास्ट क्या हो जाएगा? देखो नहीं समझ आ रहा ना? दोनों क्या हो जाए? ट्रांस हो जाए। नोट कर लो बेटा। अगला ट्राई करो। हो गया क्या? चलो अगला ट्राई करते हैं। इसमें जीआई सेंटर कितने हैं? 1 है कि 2 है? देखो 1 तो यही रहा, ऑक्साइम। एक तो क्या हो गया मेरे पास? ऑक्साइम हो गया। इस sp2 कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक तो H है, एक ये पूरा है। और इधर नाइट्रोजन को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो 2 डिफरेंट ग्रुप होते ही हैं। इवेंशी कौन कौन से होते हैं? एक लोन पेयर और एक OH। और भी एक है इसके अलावा जीआई सेंटर, ये है ना साइक्लोहेक्सेन। यहाँ 2 sp3 सेंटर है ना मेरे पास, एक ये रहा, एक ये रहा। 2 sp3 सेंटर है जिन पे 2 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में तो जीआई हो जाएगा ना। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। यहाँ n कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीआई कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। नोट करो बेटा। अगर ये हो गया तो अगला ट्राई करेंगे। साइक्लो एल्केन के रेस्पेक्ट में है ना उधर ऊपर। चलो नीचे बताओ। बताओ बेटा। हाँ जी, इसमें जीआई सेंटर बता सकते हो? इस रिंग के रेस्पेक्ट में है या नहीं है? अरे रिंग में या तो देखो या तो पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखोगे, तब तो कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए।
वो तो है नहीं। और कोई sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लग नहीं रहे, हटाओ रिंग को। तो ये जो एल्कीन है इसके रेस्पेक्ट में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इस इधर तो 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक पूरा, एक तो ग्रुप ये है और एक क्या है, H है। अरे इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 ही तो बनाए हैं, 2 पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। तो एक कौन लगा है यहाँ पर? H भी तो लगा है। तो इधर तो 2 डिफरेंट ग्रुप है, पर इधर पीछे डिफरेंट ग्रुप कहाँ है? मैंने आपको पीछे फाइंड आउट करने का तरीका बताया होगा कि आप उसे 20 से डिवाइड कर लो। 20 से डिवाइड करने पर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल है ना? तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है ना? तो चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से ऊपर गए sp2 कार्बन, इधर गए sp2 कार्बन, पीछे गए तो भी वैसा ही माहौल, पीछे गए तो भी वैसा ही माहौल, फिर इससे पीछे गए और इससे पीछे गए, तो एक ही पॉइंट पे आके मिल गए, सेम पॉइंट पे आके मिल गए। इसका मतलब कोई डिफरेंस मिला ही नहीं। तो एक तो ये आ जाएगा जीआई सेंटर, बस यही आएगा, क्योंकि साइक्लो एल्काइन के रेस्पेक्ट में जीआई नहीं होता। अरे मैंने बताया था कल आपको यार। तो यहाँ बस एक ही बनेगा, तो नंबर ऑफ जीआई कितना आ जाएगा? मैं नहीं बताने वाला कि ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ठीक है सर, लेकिन आपने बता दिया। अगर किसी को लग रहा हो तो मुझे बता दे, सर मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं वो लगना बंद करवा दूंगा। आरिका, आप मुझे बताओगे ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है ना, इसमें जीआई सेंटर कितने हैं? पहले तो मुझे ये बता, जीआई सेंटर होता किस, कौन कौन सा है? आरआरएस कौन कौन से होते हैं? एजो और ऑक्साइड, ठीक, बताओ। चलो आरिका बताओ बेटा, 4 कैसे कैसे 4 मुझे बताओ ना एक बार। वो वाला ये वाला ना, हाँ एक तो ये वाला हो गया, और एक वो जो रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला जो ग्रुप अभी बन है वो रिंग से जहाँ से कनेक्टेड है। ये वाला और ये वाला, हाँ समझ गए ना? साइक्लो एल्केन में कम से कम 2 sp3 कार्बन होने चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट मतलब जहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो इस sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक तो ये पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक तो पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन। हो गया बेटा, आगे बोल। ये तो एक ही काउंट होगा बेटा, ये दोनों तो एक ही काउंट होंगे ना। अरे कैसे लोग हो यार, यहाँ पर ये क्लोरीन क्लोरीन अटैच है, तो ये दोनों एक बार या तो दोनों ऊपर की तरफ हो जाए सिस, और एक बार ऊपर नीचे हो जाए तो ट्रांस, तो जीआई सेंटर तो एक ही होगा ना। अरे वो दोनों मिलाकर ही तो अच्छा एक बात मुझे बता कि यहाँ पर ये Cl है, अब ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 sp3 कार्बन नहीं है जहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो वो दोनों मिलकर एक जीआई सेंटर बनते हैं बेटा। हाँ, तो फिर 2 ही होंगे, और एक वो रिंग वाला एक पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अब ये 8 कार्बन की रिंग हो चुकी है, अब ये 8 कार्बन की रिंग हो चुकी है, तो साइक्लो एल्कीन के रेस्पेक्ट में भी शो करेगा, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी। अरे वहाँ 8 कार्बन की लिमिटेशन थी ना बेटा, तो आंसर आ जाएगा इसमें 3, परफेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हो गया, और एक ये इसके रेस्पेक्ट में हो गया, ये थर्ड। बस नंबर नोट कर लो, नंबर ऑफ जीआई
2⁻³ 8 हो जाएगा। जैसे एल्कीन में दोनों कार्बन कंसिडर होते हैं ना, दोनों sp2 कार्बन, तो वो एक ही जीआई सेंटर होते हैं, फिर वहां भी तो एक ही करना चाहिए वैसे तो। फिर हो गया क्या? चलो अगला वाला कंपाउंड, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं? डिफरेंट केस बनाने हैं आपको। इसमें देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। ये एक मैं ऐसे 3 क्वेश्चन है बैक टू बैक, तो मैं एक आपको सोल्व करके बता देता हूं इसमें कैसे सोचना है। तो सबसे पहले एक तो आप ऐसा सोचोगे, तो आप मुझे बता सकते हो ये ए ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? ये ए नहीं पता अपन को, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब वैज और डैश दोनों हो सकता है वो। तो मैं एक काम तो कर लेता हूं, तीनों ए को वैज पर ले आऊं, दिस इज ए ए ए, और पीछे कौन है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक तो ये वाला केस हो गया। एक बार तीनों ए आगे की तरफ आ गए, और एक वो केस भी बन सकता है जिसमें तीनों ए, वो नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता क्योंकि वो एक ही बात है बेटा। आपने कभी भी ऐसा केस नहीं बनाया कि दोनों सीएल आगे आ जाएं या दोनों सीएल पीछे चले जाएं। आपने वो केस बनाया जिसमें एक बार दोनों आगे आ जाएं और एक बार एक आगे आ जाए और एक पीछे चला जाए, ये बनाया आपने। अगर आप चाहते हो कि वो दोनों के दोनों पीछे चले जाएं, उसको मत भेजो, आप ही खुद घूम के उधर दूसरी साइड पे चले जाओ। अभी आप इसके पीछे की तरफ खड़े थे तो ये आगे थे, अरे समझ रहे हो कि अभी आप यहां से देख रहे थे ऊपर से, तो ये आपकी तरफ है। अब आप पीछे चले जाओगे तो वो आपसे दूर की तरफ हो जाएंगे। मॉलिक्यूल कहाँ चेंज हुआ? या फिर अगर आप इसको पीछे भेजना चाहो तो दूसरा कंपाउंड क्यों, इसी को पलट दो। अरे इसी को पलट दोगे तो वो पीछे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो पलटने से कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है क्या? अरे बोलो तो नहीं। तो वो वाला केस तो बनेगा ही नहीं, तीनों आगे और तीनों पीछे वाले। एक तो ये केस बन सकता है, इसके अलावा एक ये केस भी तो बन सकता है कि दो आगे आ जाए और एक पीछे चला जाए, दो आगे आ जाए, ये ए और ये पीछे चला जाए। फिर यहां आगे कौन आ जाएगा? H, और वहां पीछे कौन चला जाएगा? H। अच्छा, दो आगे आ गए, एक पीछे चला गया। अब और भी बन सकता है क्या कोई केस? वो वाला जिसमें एक आगे आ जाए और दो पीछे चले जाए, वो तो एक ही बात हुई ना। आप तो इसी को पलट दो, इसी को पलट दो तो वो वाला आगे आ जाएगा, ये दोनों पीछे चले जाएंगे। सर एक केस और बन सकता है क्या? सर एक बार आपने इन दोनों को आगे बुलाया, अब इन दोनों को आगे बुला लो। अगर आपको इन दोनों को आगे बुलाना तो मत बुलाओ प्लीज उन्हें, आप इसी को रोटेट करवा दो। ट्राइंगल तो सिमेट्रिकल फिगर होता है मेरे ख्याल से, अरे सिमेट्रिकल होता है ना। इसको रोटेट कराओगे ना थोड़ी देर में, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो बस ये दो ही केस बनेंगे, समझे? नोट कर लो भाई, आराम से घर जाके सोल्व किया करो इन्हें, है ना। तब दिमाग में खुरापात तो चलनी चाहिए ना कि हाँ यार, अच्छा सर 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 ये ऐसा तो बन सकता है ऐसे। वो तभी आएगा जब आप सोचोगे।
मतलब मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इस चैप्टर में बहुत मजा आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे। हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको समझ में आ ही जाता है कि यार अगर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है। हाँ जी बेटा, सर ये सिमेट्रिकल है। क्या कहना चाह रही बेटा? सर ये सिमेट्रिकल थोड़ी है, मतलब हम इसको कट करेंगे तो एक तरफ तो ए होगा, एक तरफ है ऊपर वाले। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं इस वाले को। क्या? हाँ हाँ, क्या करना है इसको? सर हम इसको कट कर लो, इसको ऐसे कट कर लिया बेटा। अब ये सिमेट्रिकल है ना? सर एक तरफ तो ए होगा, एक तरफ है, तो सिमेट्रिकल। नहीं नहीं, ये ए के सामने ए है और एच के सामने एच है, और ये जो पीछे वाला है ना ए और एच, ये तो काट ही दिया आपने। जिस जिस प्लेन से आप कट करते हो ना, जिस नहीं अपने को क्या करना है क्या, मैं समझा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? ए सिमेट्रिक। मुझे क्या करना है उसका, सिमेट्रिक का एसिमेट्रिक का? सर वो तो जीआई बना नहीं, जीआई फॉर्मूला, जीआई के फॉर्मूले थोड़े लगेंगे इस पे। सर फॉर्मूला यूज कर। अरे इन पे कैसे होंगे जिसमें नंबर ऑफ इतने सारे मतलब 3 कार्बन है इसमें जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप लग रहे हैं, इन पे नहीं होंगे बेटा। इन पे तो इस तरह से बना के ही देखना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं, वो दोबारा सुन लो, वो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे साइक्लो एल्केन में अगर 2 से ज्यादा सेंटर होता है तो फिर वहां फॉर्मूले यूज नहीं होते, फिर वहां तो अपन को बना के देखने पड़ेंगे कि कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ 3 केस लिए हैं। एक बार तीनों ग्रुप सेम है, अगला केस है 2 ग्रुप सेम है और 1 डिफरेंट है, और अगला केस है कि तीनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, बाकी बचा हुआ ग्रुप यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो इनकी पॉसिबिलिटीज बतानी है। ऊपर वाला नोट हो गया आपका? चलो अब अगला क्वेश्चन सोल्व करो बेटा। मतलब सोल्व तो नहीं करना, नहीं करना, आप ले जाओ इसे घर पे, आप इसे घर ले जाओ, घर सोल्व करना। कर लिए क्या? देख आरिका बेटा, इसमें ऐसा केस बनेंगे कि एक बार दोनों ए ऊपर आ जाएं और बी नीचे चला जाए, एक बार एक ए ऊपर आ जाए और एक बी ऊपर आ जाए, एक बार तीनों ऊपर आ जाए, तो 3 तो अपने आप ही बन रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? हम तो ऐसे सोचना पड़ेगा ना बेटा, आप ट्राई करना। चलो हो गया क्या नोट? ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ दिस। तो मुझे देवेन आप ये बताओगे ये कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है ये? हाँ, कैसे पता किया आपने?
हाँ तो ये कैसे पता क्या डबल बॉन्ड आ रहा है? दो का क्लोरीन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो तीन ही जुड़े हैं, दो कार्बन जुड़े हैं और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। नहीं, 2 कार्बन है। हाँ, ये इस तरह से, या तो अपन इसका डी काउंट कर लें, वहां से पता लग जाएगा फॉर्मूले से, है ना, या फिर इसको ऐसे सोचो कि 2 कार्बन है। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अब 2 तो इधर लगा दे अपन, 2 हेलोजन इधर लगा दिए, 2 हेलोजन इधर लगा दिए, अभी भी तो 2 वैलेंसी बच गई, तो क्या बन जाएगी ये, है ना, ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये एल्कीन है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस कार्बन से कौन सा हेलोजन अटैच है, और ये नहीं पता कि इस कार्बन से कौन सा अटैच है, तो सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी आपको। आप नहीं समझे ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने ऐसा बोला है कि यहाँ फ्लोरीन जुड़ा है इस कार्बन पे और इस पे क्लोरीन जुड़ा है, नहीं, तो फिर सोचो सारी पॉसिबिलिटीज। तुम्हारे 10th में था क्या वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? नहीं था क्या? पी एंड सी, हाँ, नहीं था क्या 10th में? ठीक है। बताओ ना भाई, कितने कंपाउंड बनेंगे हैं? बिल्कुल परफेक्ट, ये 3 केस बनेंगे इसमें। एक बार फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में क्लोरीन आ जाए, एक बार फ्लोरीन के साथ क्लोरीन आ जाए, एक बार फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में ब्रोमीन आ जाए, और एक बार फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में आयोडीन आ जाए। सर फ्लोरीन को ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया, किसी एक को तो करना ही था ना सेलेक्ट। चलो, अब आपको फ्लोरीन अच्छा नहीं लग रहा, अब आप क्लोरीन को पकड़ के बैठ जाओ, और क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में तीनों आ जाने चाहिए, आज आ गए होंगे, ब्रोमीन के साथ तीनों आ गए होंगे, आयोडीन के साथ तीनों आ गए होंगे। चेक कर लो, मैं नहीं कह रहा, चेक कर लो भाई। तो अब यहां कितने आइसोमर बनेंगे? 6। इसके बनेंगे 2 ई एंड जेड, इसके बनेंगे 2 ई एंड जेड, और इसके बनेंगे 2 ई एंड जेड। समझ आ गई बात आपको? जब सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो ई एंड जेड यूज करते हैं ना, फिर वो तो प्रायोरिटी से डिसाइड होगा कि, नोट कर लो, टोटल आइसोमर हाँ जी, ये हो गया क्या नोट? एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which having molecular weight equal to 72U
एंड फॉर्म, अरे यू समझ गए क्या, AMU है ना, वो एक एटम के लिए जो होता है और एक मोल के लिए जो होता है वो ग्राम में होता है। विच फॉर्म, पहला पॉइंट ए, वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, और बी है 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो आप मुझे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन। ठीक है, तो फटाफट देखो सॉल्यूशन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होता है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का 12n, हाइड्रोजन का 2n + 2 × 1, और ये कितना दे रखा है 72। तो 14n = 70, n = 5। इसका मतलब हेंस हाइड्रोकार्बन इज, नोट कर लो कुछ भी नहीं बचा उसमें, हाइड्रोकार्बन इज C5H12। इस तरह मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकते हो तुम। कार्बन का 12 होता है इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम का 1 होता है इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। 5 कार्बन कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं, या तो ऐसे अरेंज हो सकते हैं या ऐसे अरेंज हो सकते हैं। अब मुझे अर्जुन बताए इन तीनों के अंदर 1 मोनोक्लोरो कहां पॉसिबल है, थर्ड वाले में। इसमें 1 ही तो बनेगा ना सारा, अरे एक ही टाइप के हाइड्रोजन तो है सारे के सारे। तो ये मुझे लगा मैं करा चुका हूं आपको यार ये वाला केस, कि ये वाला ये 1 1 1 1 नहीं कराएंगे ऐसे। इसमें कितने बनेंगे, इसमें पहले वाले में अर्जुन ये 1 और 1, एक तो ये रेडिकल बनेगा, दिस इज 2 and 2, और ये 3 आ जाएगा। और ये बता चुका हूं मैं, ये 1 और 1 एक टाइप का, ये 2 और ये 3 और ये 4। अरे बातें हो चुकी है अपनी ऐसी, नोट कर लो भाई फटाफट। इसमें बनेंगे 3 मोनोक्लोरो, इसमें बनेंगे 4 मोनोक्लोरो, इसमें बनेंगे 1 मोनोक्लोरो। मैं नहीं बताता ये क्वेश्चन, पर थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट थी, दैट्स वाई फिर मैंने बता दिया। चलो ठीक।